हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 NCERT हमारा जो सब विषय है वो साइंस विज्ञान, इसका जो अध्याय नंबर पहला है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन, ये हम अध्ययन करेंगे। उपचयन और अपचयन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, तो हमने इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे वो हम डिस्कशन कर चुके थे कि संयोजन, वियोजन, और आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखें। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो वो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल के साथ, हम इसको करते हैं बात। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि लोहा है Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट हमने लिया। Fe और कॉपर सल्फेट हमने लिया, तो अगर इससे जो हमारी अभिकारक में जो विस्थापित होगा, अभिकारक से जो एक उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, किसका विस्थापित होगा? तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा FeSO4 प्लस Cu। कॉपर है वो हमारा विस्थापित हो गया। कम इस सक्रियता श्रेणी में कम जो क्रियाशील है वो इनमें से इस अभिक्रिया में वो कॉपर है। कॉपर हमारा क्या विस्थापित होकर बाहर हुआ है। और FeCuSO4 से एक उत्पाद जो हमारा बना है वो बना है FeSO4 प्लस Cu। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? तो अभिक्रिया है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें अभिकारक से जो उत्पाद हमारा बना है वो बना है फ्यूरिक सल्फेट या आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया। किसने? लोहा है जो आयरन है उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया और हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कुछ और एग्जाम्पल है वो हम करते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जो उत्पाद जो बना है वो क्या बना है? जिंक प्लस सल्फेट। कौन सी गैस बाहर आई है? जो विस्थापित हुआ है तत्व वो है कॉपर। गैस नहीं कहेंगे, कॉपर जो धातु है वो बाहर आई है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से जो उत्पाद जो बना है जिंक प्लस सल्फेट प्लस कॉपर। एक और अभिक्रिया लेते हैं PB, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। जो इससे उत्पाद जो हमारा बनेगा PbCl2 और कॉपर हमारी बाहर आई है। जिंक था लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक है, लेड था कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। और कॉपर को उसको यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यौगिक से जो विस्थापित कर देते हैं, कॉपर को विस्थापित किया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व है या यौगिक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापित अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया। अब हमारा पॉइंट है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्वितीय विस्थापन में हम देखेंगे
जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। किसका? आयनों का। किसका जी? आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है? अभिकारक है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, इससे जो हमारा उत्पाद बना है वो बना BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या? Na SO4 Ba जो क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या बना? AD सोडियम क्लोराइड। और Bc क्या बना है? बेरिलियम सल्फेट। तो इसमें हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट हमारा ये बना है। तो इसमें किनका आदान प्रदान हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। कैसे आयनों का हुआ? जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 281, एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन को प्रदान करेगा। क्लोरीन के पास माइनस है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है। क्या? सोडियम क्लोराइड ने किया गया? आयनों का आदान प्रदान किया। फिर बेरिलियम क्लोराइड और VSO4, तो सोडियम क्लोराइड तो हो चुका है हमारा, अब हुआ है बेरिलियम सल्फेट BaSO4, इन्होंने आपस में आयनों का आदान प्रदान किया। ऐसे क्यों होता है? Ba जो है, जो बेरिलियम है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2+ है इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका। तो ऑक्सीजन कितनी है? 2 तो 2-, और जो सल्फर है 16, सल्फर का है 286, तो इसके पास भी 2, इसको ग्रहण करने की जरूरत है। तो ये इन्होंने इनके साथ आयनों का आदान प्रदान किया है। ये एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। विस्थापन क्या था? जिसमें अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दे, वो हमारी क्या थी? विस्थापन। वियोजन क्या थी? जिसमें दो एकल अभिकारक से 2 या 2 अधिक उत्पादों का बनना, ये क्या थी? हमारी वियोजन। संयोजन क्या थी? 2 या 2 अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण किया था, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया थी। उपचयन और अपचयन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उपचयन और अपचयन क्या है? उपचयन, अगर बात करें उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना, वो क्या होगा? हमारा उपचयन। अपचयन क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, वो होगा अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होगी रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया ही हम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। कॉपर चूर्ण की सतह पर एक हमने क्या लिया? अभिक्रिया करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमने लिया कॉपर Cu प्लस O2, इससे जो निर्माण होगा कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। 2Cu प्लस O2 तापन, और क्या बना? Cu कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसमें देखते हैं कि इस पदार्थ में जो कॉपर ऑक्साइड पर कौन से भूरे रंग से कौन सी परत चढ़ जाती? काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, काला पदार्थ क्यों बना? क्योंकि इसके साथ दहन करने के बाद O2 के संपर्क में आने के बाद भूरा रंग है कॉपर, वो काला हो जाता है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये हम देखते हैं। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। अभी हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आने के साथ भूरे रंग से काला हो जाता है। और इसमें अगर हाइड्रोजन गैस हम डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो ये किस में हो जाता है?
ये फिर वापस बुरे रंग का हो जाता है, बुरे रंग का हो जाता है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो होता है उसका उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या हुआ, उपचयन। जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो वो क्या, उसका अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीजन में तो वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन में कमी, तो वो क्या, उपचयन। और जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का कमी होना, वो क्या होगी, अपचयन होगा। इस अभिक्रिया में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या है, CuO+H2, क्या बना, CuH2O बना। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या, Cu, ऑक्सीजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे जी, अपचयन कहेंगे। कमी होना, अपचयन होना। परंतु कमी हो रही है ऑक्सीजन की तो वहां क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या हुआ, H2+ हो रहा है। H2O+ हो रहा है तो वो क्या है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर इसमें बात करें हम, क्या है, ऑक्स क्या है, अपचयन हो रहा है वो कॉपर ऑक्साइड का, और उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक प्लस ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बना, जिंक और क्या बना हमारा, कार्बन ऑक्साइड, CO2 कहेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस O2 प्लस 4HCl, हाइड्रोक्लोरिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक से जो निर्माण होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। कार्बन उपचित होकर क्या बना, CO बना। और जिंक ऑक्साइड अपचित होकर क्या बना, जिंक बना। क्या हुआ इसमें, किसका अपचयन हुआ, जिंक का तो अपचयन हुआ है, जिंक का अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन में कमी हुई है। परंतु कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन की जुड़ना है, तो क्या कार्बन से क्या बना है, CO बना है। हाइड्रोक्लोरिक में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक में Cl2 में उपचित हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक में क्या है, HCl में क्या है, उपचित हुआ है, क्योंकि Cl2 और Cl2 उपचित हुआ है। और H2 में भी हमारा ऑक्सीजन जुड़ा, परंतु MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ है, अपचित हुआ है। Mn से मैग्नीशियम और Cl2 में कमी आई है, तो क्या हुआ, अपचित। क्वेश्चन पूछा जाता है इस अभिक्रिया में अपचित कौन हुआ है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। उपचित जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी है वो हाइड्रोक्लोरिक और क्लोरीन में। ऊपर के उदाहरणों पर हम कह सकते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। पदार्थों का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। संक्षारण किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन आएगा, संक्षारण किसे कहते हैं। इस संक्षारण, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जो संक्षारण है उससे क्या कहेंगे, लोहे पर जंग लगना, जिससे अन्य धातु में ऐसा भी परिवर्तन हो। जैसे चांदी पर तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया होगा, कैसी होगी, काली होगी। जब कोई धातु अपने आसपास अम्लता, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, मतलब उस पर जो जंग लग जाता है वो संक्षारण हो जाती है। और
इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चांदी के ऊपर कैसी होगी? काली, और कॉपर है भूरी से भी काली हो जाती है, और तांबे की भी क्या है? हरी परत हो जाती है। ये क्या है? संसारण के उदाहरण है। संसारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं की बहुत हानि होती है। लोहे का संसारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है, इसलिए हम इस पर क्या है? यस्त लेपन इनको जो जंग लगने से बचाने के लिए विधि लाते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है? वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। उपचयन होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उपचयित होने पर, और स्वाद और गंध में बदल जाते हैं। उपचयित होने पर तेल और वसा क्या विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं? चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। उपचयित होने पर तेल व वसा युक्त विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और द्रव्य विस्थापन का एक उदाहरण देना है, वो हमने डिस्कशन किया। और उपचयित अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। बात करें कॉपर ऑक्साइड का, क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रही है। इसमें क्या है? अन्य नाइट्रोजन क्या है? Na2 नाइट्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन इसमें ह्रास हो रहा है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्योंकि समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों की और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित करने के लिए हम कौन सा नियम लागू करते हैं? तो कहेंगे जी द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू करते हैं। दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उससे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? या विखंडन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो अधिक पदार्थ बनाते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मीय के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की? दो प्रकार की है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व उसकी यौगिक में विस्थापित कर देता है उसे क्या कहेंगे? हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो क्या आंसर आएगा जी? कहेंगे जी एक तत्व दूसरे तत्व यौगिक को विस्थापित कर देता है वो विस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। जिस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक से दो या दो अधिक पदार्थों में बनना क्या है? हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं जी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो अलग परमाणु मिलकर एक आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उससे हम द्वितीय विस्थापन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, क्या पॉइंट रहेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया में विलेय लवण प्राप्त होते हैं।
कौन से अवक्षेपण अभिक्रिया में कौन से लवण प्राप्त होते हैं? तो विलेय लवण, अविलेय लवण प्राप्त होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? विलेय पदार्थ हम कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विलेय पदार्थ हम कहेंगे। उपचयन और अपचयन क्या होता है? उपचयन जिसमें ऑक्सीजन, उपचयन कहेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस, वो होगा उपचयन। उपचयन। और अपचयन किसे कहेंगे? अपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन माइनस होना और हाइड्रोजन प्लस होना, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन होने पर कौन सी अभिक्रिया, इसका नाम क्या होगा? रेडॉक्स या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण या उपचयन कब कहलाता है? जब ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन या इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो आज जो हमारा जो पहला जो लेसन था वो था रासायनिक अभिक्रिया। वो हमने, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा अम्ल और क्षारक, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एग्जाम बोर्ड के लिए साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर हम एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो इससे हमारे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसलिए जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी हमारे लगातार से वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कमेंट में ज़रूर करें। और आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।